नमस्कार शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। शास्त्री जी, तिरुपति में प्रसादम में जिस तरह से एनिमल फैट मिलाया जा रहा था, जब से उस मामले का खुलासा हुआ है, पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है। और अब तो योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से ऐलान कर दिया है कि जितनी भी दुकानें हैं खाने पीने की, उनमें सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, वहां कौन कौन स्टाफ है उसका पूरा का पूरा अता पता लिखा जाएगा, वेरिफिकेशन की जाएगी। ये सब कुछ उन्होंने कह दिया है, क्योंकि उनका कहना है कि मिलावट खाने में किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यानी कि देश जाग रहा है अब इस दिशा में। ये तो है। ये पहली बार मन करता है। मन बहुत दुखी भी है, बहुत भारी भी है, क्योंकि कभी हमने कल्पना नहीं की थी इस तरीके से दिन देखना पड़ेगा। क्योंकि हमारा एक आस्था है, एक विश्वास है। भगवान बालाजी जो है, हमारा देव देव बोलते हैं, देवादिदेव, हमारा अंदर एक अंग है। जैसा अंग को बहुत बड़ा चोट पहुंच गया हो, वैसा हम महसूस करते हैं। इसीलिए ये जरूरी है, एक पूरी तरीके से एक सिद्धांत के रूप से वो कार्रवाई करवा जाए, और पूरा देश में कार्रवाई होना ये बहुत जरूरी है। और इसके मुताबिक जो योगी आदित्यनाथ ने, जो यूपी चीफ मिनिस्टर ने ये बात और ये कदम उठाया, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, और इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। और हिंदुओं के नाते ये जरूरी है, सनातन धर्म जो है इस देश का और इस चारों शास्त्र का बचाना कार्यक्रम हर हिंदू का होता है। हिंदू का मतलब एक अकेले हिंदू नहीं, बाकी मत लोग भी इसके बारे में, हर आदमी अपनी अपनी तरह से योगदान करना चाहिए। तभी एक ऐसी देश, भारत हिंदू देश बनेगा, और देश बनेगा तो सबका सर्वमत का उनका भी हक है, और हमारा भी हक से निकलेगा। पर शास्त्री जी, आप ये देखिए कि एक तरफ तो ये कार्रवाई होती है, और ये इसलिए भी है कि स्वच्छता बनी रहे और साफ सुथरा खाना लोगों को मिले। लेकिन आप देखिए ओवैसी किस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। अभी एक दिन पहले मुंबई की सड़कों पर क्या तस्वीर देखने को मिली, कैसे AIMIM के लोगों ने एक रैली निकाली कि लाखों लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और वहां पर इम्तियाज जलील, जो कि AIMIM के नेता है, उनका क्या कहना था कि अगर हमारा दिमाग सटक गया तो बहुत कुछ हो सकता है। इस तरह की धमकियां दी जा रही हैं। इस देश ने विभाजन से पहले मोहम्मद अली जिन्ना को देखा, और मोहम्मद अली जिन्ना की जो कूटनीति की वजह से, जो अपनी स्वार्थ की वजह से पाकिस्तान ऐसी बनी, हम देख रहे हैं कैसा हो रहा है वहां पे। उस देश में सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाया, कामयाब क्यों नहीं हो पाया, हम पूरी तरह देख रहे हैं। क्योंकि वो इसीलिए है, ये जितने भी मुसलमान मुसलमान की जो इनका अपना मजहब है, ये इनकी नेता है, ये जनता बहुत अच्छे है। इनकी जो नेता है ये पूरा अपना है, ये अपने आप के अलावा किसी के बारे में सोच नहीं सकते हैं। ये जो ओवैसी साहब जो है, मैंने पहले भी कह चुका हूँ, ये हैदराबाद से आते हैं। इनकी इतना पैसा है, 60-70-80 हजार, पता नहीं कितने लाखों करोड़ है इनके पास। पूरा हर जमीन कब्जा कर चुके हैं ये पूरा पुराना शहर में, हैदराबाद की पुराना शहर में। क्योंकि आज आप देख सकते हैं, आप आज पूरी तरह देख सकते हैं पाकिस्तान में किस हालत से ये गुजर रहा था, बांग्लादेश में किस तरीके से गुजर रहा था, हमारा मालदीव में कैसा गुजर रहा था। इनका सिर्फ एक व्यक्तित्व, इनका लीडरशिप, ये मुसलमानों में, ये लोग अपने आप को मुसलमान करके उनकी जनता को, बोले वाले जनता को गलत रास्ते पे ले जाना, और गलत भाषण देना, गलत भाषा का प्रयोग करना, गलत पदावली का प्रयोग करना इनका आदत है, और इसी के ऊपर अपना रोटी सीखना।
इनका बहुत बड़ा एक ऐसी एक मतलब आप स्किल बनाया, ये स्किल कहा जाए, ये अपने आप को करते हैं। ये देश के बारे में न सोच सकते हैं, न जनता के बारे में सोच नहीं सकते हैं, खुद मुसलमान भाई के साथ बारे में भी ये नहीं सोच सकते हैं। और मैं ये सिर्फ आग्रह करूंगा ये जितने भी मुसलमान लोगों से, वो जरा तनिक सोचो, नरेंद्र मोदी जी की एसेट्स क्या है जो प्राइम मिनिस्टर इस देश का, और आपकी बड़ा नेता बनने वाला, बड़ा भाषण देने वाला, सभ्य समाज को बताने वाला, समाज समाज के ऊपर उंगली दिखाने वाला, जो चार उंगली अपनी तरफ देखता है दिखाता है, वो उसके बारे में नहीं बताता है। तो वो इसीलिए नहीं बताता है क्योंकि उसके पीछे इतना खेल है, क्योंकि एक तरफ कोर्ट केस लड़ रहा है, वो कॉलेज की तरह गड़बड़ में है, दोनों भाई उसी में लगे हुए हैं, और हर बार कुछ ना कुछ करते हैं। इनके ऊपर फायरिंग होता है, इनकी गाड़ी के पीछे फायरिंग होता है। जैसे हमेशा मैंने पहले भी कह चुका हूँ, हमारा फारूक अब्दुल्ला साहब का मिस्ट्री एंड हिस्ट्री, तो उनका हिस्ट्री है, बम आगे बढ़ जाती है पीछे बढ़ जाती है, इनका बंदूक जो है ना आगे बढ़ जाती है पीछे बढ़ जाती है, इनकी इनकी अखंड है। तो इस तरीके से, क्योंकि आप किसी को, आप मोदी जी की, मैं आपको चुनौती देता हूँ, अरे जो है ये क्या नाम है इनका, ओवैसी साहब, मैं आपको चुनौती देता हूँ, आप नरेंद्र मोदी का नाम तक ले भी नहीं सकते हो। आज की डेट में इनकम टैक्स रेड करेगी नरेंद्र मोदी के ऊपर, 1 रुपए नहीं मिलेगा, तुम्हारा ऊपर करेगी तो कम से कम 1 लाख करोड़ मिलेगी। आप नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व के ऊपर कुछ चीज मत करो, क्योंकि आप ऊपर से आकाश की, जैसा आप अपना भाषण में बोल रहे थे, आकाश के ऊपर थूक मारोगे तो क्या होगा, वो जो सच बोला आपने, बिल्कुल सच बोला, मैं आपके साथ सहमत हूँ, वही काम आप कर रहे हैं। आकाश के ऊपर आप वो कर रहे हो, थूक मार रहे हो, थूक आपके ऊपर गिरेगा गिरेगा, इसमें कोई शक ही नहीं है। पर ये शास्त्री जी, बता दो मुसलमान सबके सामने ये बता दो, मेरा इतना प्रॉपर्टी है, मैं सारे सारे 70-80 मेरे जितने भी मेरा अपना संपत्ति है, मैं वक्फ बोर्ड को दे दूंगा करके ऐलान करो महाराष्ट्र की जनता को, कम से कम 20-25 हजार करोड़ रुपए का अपनी तरफ से एक डोनेशन दो। ऐसा कुछ करते नहीं, करना ही नहीं, या ये ऐलान शास्त्री करो आपकी कॉलेज जो कॉलेज शास्त्री चल जी रहे कैसे हैं। ऐलान कर देंगे? शास्त्री जी ऐलान कैसे करेंगे? उस संपत्ति के लिए तो मारे मारे फिर रहे हैं। अगर वक्फ बोर्ड वाला, उस संशोधन वाला बिल लागू हो जाता है तो ये जो 60-70 हजार करोड़ उनके हाथ में, ये सबका सब चला जाएगा। इसीलिए तो लोगों को भड़काने में लगे हुए हैं। इसीलिए मुंबई की सड़कों पर वो तमाशा किया गया है, क्योंकि वहां पर इनको ऐसा लगता है कि मुस्लिम वोट जो है वो छिटक कर उद्धव ठाकरे के पास जा सकता है, क्योंकि वो नए नए मसीहा बने हैं मुसलमानों के। तो शायद अपनी जमीन तलाशने के लिए इतना लंबा चौड़ा ये प्रोसेशन उन्होंने निकाला। ये मैं इसके लिए एक बहुत बड़ा एग्जांपल बता देता हूँ। इन्होंने ये क्या करा, अभी पिछले 1 हफ्ता 10 दिन पहले की मुगल राजपुरम में जो हैदराबाद में है, इनका इनका एमएलए था, वो एमएलए साहब गए, एक अपार्टमेंट बहुत बड़ा 7 मंजिल की अपार्टमेंट बना दी, कम से कम 40-50 अपार्टमेंट्स थे उनके, इतना बड़ा मंजिल बना दिया, वो भी पब्लिक लेक में बना दिया इन्होंने। तो तोड़ने के लिए वो पहुंच गए, और इनकी एमएलए गया, और एमएलए को उन्होंने गिरफ्तार करके अंदर लेके चले गए। तब ये लाल पीले हो गए, इनको समझ नहीं आया किसको फोन करें, कोई सुनने वाला नहीं था इसका। उन्होंने कहा मैं किसी का नहीं सुनता हूँ, हम तो डलाए। वो उस बिल्डिंग को इन्होंने ऐसी गिरा दी, उसके बाद ये बाहर आके बोलता है मैं भी साथ दे रहा हूँ। अरे क्या साथ दोगे, क्या साथ दोगे तुम, तो पूरा बिल्डिंग गिरा दिया। जो तुम्हारा एमएलए था उसको भी गिरफ्तार कर दिया उन्होंने। वो कह रहा था एमएलए क्यों आया, वो कहता मैं अपनी फ्रेंड को देखने आया था, वो वहां कोई फ्रेंड ही नहीं था। तो इसीलिए आप मत करो ऐसा, बरखावबाजी मत करो, जो आपकी सच्चाई जो है सब जानते हैं। आप महाराष्ट्र में क्यों जा रहे हो, सिर्फ 5-6 एमएलए को जितवाने जा रहे हो, 7 एमएलए मिल जाए मेरे को राजनीति के अंदर, आप अपना वो फेयर रखना चाह रहे हो, जमाना चाह रहे हो, लेकिन मुसलमानों से आपका कोई कोई दिलचस्पी नहीं, कोई बात नहीं। मैं आपको कहता हूँ, महाराष्ट्र के जनता को, महाराष्ट्र के मुसलमान भाई को साफ साफ शब्द कहता हूँ, इसकी बातों में मत आया करो, इनको इनकी बातों में मत आना है। इनकी घर जाके, साहब आप कहाँ रहते हो, आपके घर कहाँ पे, हम आपके घर में खाना खाना चाह रहे हैं, इनको खाने पे बुलवाने के लिए बोलो। पूरा महाराष्ट्र की जनता
हैदराबाद में मालिशान तो बहुत बड़ा बंगला है, वहां आके देखो ये साहब आपकी बड़ा लीडर समझने वाला बंदा कहाँ रहता है, क्या करता है, कितने गाड़ियां है, क्या संपत्ति है, ये सब आप देखोगे तो तब समझ आएगा ये आपका लीडर नहीं है, ये देश का लीडर है तो मोदी है। मैं मोदी की साथ नहीं दे रहा हूँ, मोदी जी का ये जिस तरीके से सोच है, क्योंकि इस देश के मैं भी देश का अर्थशास्त्री हूँ। मैं एक बात आपको कह दूं, ये अर्थशास्त्री होने के नाते जितने भी देश आप देख लीजिए, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, बगल में बाकी कंट्री हो, मालदीव हो, मॉरिशस हो, ये सारे इकोनॉमी पूरे हस्त तस्त ऐसी की तैसी हो गए। आप चाइना देख लीजिए, चाइना का देख लीजिए, लेकिन ये एक अर्थव्यवस्था जो बिल्कुल चल रहा है, जो 25 करोड़ मुसलमान भाई भी यहाँ इस देश में जो है वो भी बिना कोई समस्या का अपना खाना खा रहे, बाकी हमारा साथ बराबर का, वो इसीलिए मोदी जी की वजह से। ये बात सच है, ये बात मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं हूँ, मैं कोई ऐसा नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको कह दूं ये सच है, वो उन्हीं की वजह से मैं आपको ये बात अवगत करा दूं। वो इसी ये बात को सोचने वाला चीज है, ऐसा लोगों की भड़काऊ बातों में मत आया करो। आप लोग महाराष्ट्र की जनता जो है बहुत अच्छी तरह सोच समझ के, जो शिवाजी महाराज का तरफ से सोच समझ के आप अपना देश की प्रति एक जिम्मेदारन का एक मिसाल पेश करो, और मिसाल ऐसा होना चाहिए, ऐसी निबंधों को मत आगे मत करो, ये सिर्फ अपने आप का उम्मीदवार रखना चाहते हैं और कुछ नहीं। इनको आपकी असेंबली या चुनाव होने के तुरंत ये कभी जिंदगी में आपको हैदराबाद छोड़ के नहीं आएंगे। इनको बोले बम्बई में शहर में अपना घर बनाए, नहीं बनाएंगे। हैदराबाद छोड़ के कहीं नहीं आएंगे, ये वो पुराना शहर छोड़ के कहीं नहीं आने वाला है, ये पर ऐसी है। शास्त्री जी महाराष्ट्र में अब 5 से 6 सीटें तलाश रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, लेकिन अगर उनकी पार्टी में इतनी ताकत होती तो फिर अकेले काहे को बैठे वो लोकसभा में? उनके साथ तो बहुत सारे लोग होने चाहिए थे उनकी अपनी पार्टी के। तो मैं तो ये कह रहा हूँ इनकी अपनी इसी एक तो ये तो इनका मंशा है, कैसे भी हर शहर में मैं अपना 5-6 एमएलए बनाऊं, ये करूं, वो इसीलिए वो सरकार से प्रोटेक्शन, अपनी प्रॉपर्टीज का प्रोटेक्शन चाहता है। ये सच्चाई बात ये है, अपनी प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्शन चाहता है। ये सारा प्रॉपर्टीज मेरा हाथ से नहीं जाए, और ये प्रॉपर्टी भी ऐसे ही है, गैर कानून का प्रॉपर्टीज है। मुझे लगता है ये सारे गैर कानून का प्रॉपर्टीज है, वक्फ बोर्ड का लैंड भी है, इसका भी जमीन है। अब ये पूछिए रहा, अभी इनको नोटिस मिला है, बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज बना दिया था इन्होंने। मैं जरूरत है तो आपको वीडियो भिजवा देता हूँ, वीडियो देख लीजिए, जिसमें ये पब्लिक लेक है, बहुत बड़ा लेक को इन्होंने भर के उनके ऊपर 6.5 एकड़ जमीन का वो हड़प लिया, और इनको फाइनल नोटिस भी मिल गए, कभी भी इनकी मेडिकल कॉलेज, वो पूरा कॉलेज गिर सकता है, यही है, और कोई रास्ता भी नहीं है इसके पास। इन्होंने कितने कितने बच्चों को ये तो किसी को फ्री में थोड़े ना एजुकेशन दे रहे थे, पैसा इतना वसूल करते हैं। तो इनके मुसलमान भाई लोग भी ये सोचना चाहिए, पर करे क्या, आपकी नेता, ये नेता है बड़ा, ये अपने आप को नेता घोषित किया हुआ आदमी है, ये नेता नहीं है। जो समाज की प्रति नहीं सोच सकता, जो अपना जो समझने वाला, जो आप लोग, जो मुसलमान भाई आपके नाम पे जो वोट मांगता है, आपके लिए जो भड़काऊ भाषण देता है, आपको जागने की कोशिश करता है, आपको जाग नहीं रहा है, आपको कमजोर बना रहा है, आपको कमजोर बना रहा है, आपकी कमजोरता के ऊपर अपना वोट सीखना चाहता है, ये है इसका मकसद। पर सर यही मकसद है सर, पर ये भी तो देखिए ना कि वक्फ बोर्ड को लेकर जो संशोधनों वाला बिल आया है, वो भी तो तभी आया जब इतने सारे मुसलमानों ने शिकायत की थी, केंद्र सरकार को चिट्ठियां लिखी थी कि उनकी प्रॉपर्टी पर अधिकार किया जा रहा है, ये कहकर कि उनके पूर्वजों ने वक्फ कर दी उनकी प्रॉपर्टी। तो वो सब कार्रवाई तो मुसलमानों के कहने पर ही हो रही है। ये ट्रिपल तलाक बिलो जितने लोगों को फायदा हुआ है, वो पूरे मुसलमान की जो औरतें, लड़कियां हैं, वो जानते हैं, हमारी मुसलमान बहनें जानते हैं, इस बात को अच्छी तरह वाकिफ है मोदी जी की और बीजेपी सरकार ने किस तरीके से, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इसके बारे में सोच ही नहीं सकती, उतना सक्षम नहीं है, उनका सोच ही नहीं है, उनको यहां तक पता है, उनको मालूम नहीं है एक इनकम क्या होता है, एक रेवेन्यू का, तो इन्होंने ये पूरा 70 साल में अंतर ही नहीं समझ पाया।
कांग्रेस पार्टी को इनकम और रेवेन्यू के बीच में अंतर नहीं पता, वैसा ही एक माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के बीच में अंतर नहीं जानते हैं। ये सिर्फ माइनॉरिटियों को, इन माइनॉरिटी को और कमजोर बनाओ, और कमजोर बनाओ, कमजोर बना के आप वाले वोट बैंक बनाया इन्होंने। यही तो तुष्टीकरण बोलते हैं, अपीजमेंट बोलते हैं। आप तुष्टिकरण का एक नमूना और देखिए ना, कर्नाटक में क्या हुआ। वो जो आंगनबाड़ी वाली टीचर्स हैं, उनको ये कह दिया गया है कि वो उर्दू सीखना जरूरी है। अगर उनको उर्दू नहीं आता होगा तो उनको नौकरी से बाहर किया जाएगा। अगर उर्दू सीखना जरूरी बनाया जा रहा है शास्त्री जी, तब तो साफ है कि जिनको उर्दू आता होगा, मुस्लिम तबके की महिलाएं, उन्हीं को नौकरी पर रखा जाएगा। टकाटक नौकरी देने का सिलसिला शुरू हो गया वहां पर। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। यही है, मतलब मैं वही तो कह रहा हूँ ना, ये सृष्टि करने के अलावा क्या है। मतलब सोच ही ऐसे है ना, हमारा सोच है, हमारा सोच एक एक ऐसी धारा में ले जाने का सोच है ही नहीं। अपनी मैं हर चीज में अपना वोट गिनने के चक्कर में रहता हूँ, तो मेरा सोच ही ऐसा है, तो हम क्या करें। उसीलिए तो मैं ये बात बोल दिया था, ये आदमी जो है ये यही सोच से चलता है। पर अभी आप देखिए, तौकीर रजा जो है, जो वैसे तो उत्तर प्रदेश से, लेकिन औरंगाबाद में जाकर वो भी कैसे जहर उगल रहे थे। उनका तो ये कहना था मॉब लिंचिंग कर देनी चाहिए। अगर भीड़ आपको घेर लेती है, एक को पकड़ लोगे तो उसको इतनी देर तक मारते रहो कि वो मर जाए। इस तरह की बातें बोल रहे हैं वो। नहीं तो नहीं, आप ये गलत सोचिए बात। कैसे भड़का रहे हैं अपने मतलब मुस्लिम जमात को। भाई साहब, इनको इनको समझ आ गई है, यूपी में नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे यूपी में तो योगी जी इतना सक्षम है, ये भाषण भड़काऊबाजी नहीं करने दे देते। ये तो महाराष्ट्र में जाके भड़काऊबाजी कर रहे हैं। तो इनको ये बात को समझ लीजिए ना, ये मतलब कुछ ना कुछ इनका। मैं वही तो मुसलमान से अनुरोध है, भाई साहब ये दर्द ध्यान से सुन लो। ये देश की प्रति बात करने वाला, ये समाज की प्रति बात करने वाला ऐसी कोई शब्द होती है क्या? ये पाकिस्तान है या अफगानिस्तान है, क्या कोई और देश है? नहीं है। अब इसकी भड़काऊ बातों में मत आया करो, ये कोई साथ नहीं खड़े रहेंगे। ये अपनी रोटी सीखने के अलावा कुछ नहीं है। मैं अच्छी तरह जानता हूं इन लोगों को। अब मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, ऐसे लोगों को लीडर मत बनाओ। आपकी बीच में से लीडर ले आओ जो आपकी प्रति सोचता हो। मोदी जी सच में कहा, वो कहाँ का मोदी है वो पता है आप लोगों को? आपको पता भी नहीं है। मोदी जी कहीं ऐसा तो नहीं आया वो बैग लेके घूमते थे। वो सच में उनके पास ऐसा कुछ पैसा वैसा कुछ नहीं होता था। आप भी अपनी तरफ से एक अच्छा सच्चा इंसान को, अल्लाह यही तो चाहता है। आपके अल्लाह तो यही बोला होगा, आपके मतलब मजहब में भी यही लिखा होगा। एक सच्चे इंसान को आप अपना तरफ से लीडर बनाइए, उसको देखिए। आपके लिए आवाज उठाने, वो आवाज किसका है? वो अपने लिए आवाज है। ओवैसी साहब के लिए आवाज है, ओवैसी साहब के परिवार के लिए आवाज है, वो किसी पर के लिए शास्त्री आवाज जी, नहीं है। शास्त्री जी, ये जो महाराष्ट्र में प्रोसेशन निकाला गया था, इसमें वैसे तो ये लोग तिरंगा यात्रा कह रहे थे उसको, लेकिन उस यात्रा के दौरान जिस तरह के नारेबाजी हो रही थी, सरतन से जुदा की बातें हो रही थी, नितेश राणे को लेकर और रत्नागिरी महाराज को लेकर, रामगिरी महाराज को लेकर, तो आप सोचिए कि फिर कैसे तिरंगे की आड़ में खेल चल रहा था। ये सब कुछ तो साथ साथ नहीं चल सकता ना। हाँ, एक हाथ में तिरंगा और एक हाथ में आप अपना वो लगा के आपका भाषा वैसा ही रखोगे तो कैसे चलेगा बड़े भाई? आप सोचो, आपकी सोच ही ऐसी है, आपकी सोच ऐसे ही चलता है, लेकिन ऐसा तो चलेगा ही नहीं है। आज बांग्लादेश की नेता लोगों ने, सारा बीएनपी के नेता सारे हमारा एम्बेसडर से मिलने चले गए थे और बोल रहे थे हिंदुस्तान हमारा दोस्त है। दोस्त हम में, हम तो चाहते हैं, हम तो 100% चाहते हैं बांग्लादेश हमारा दोस्त है। पाकिस्तान भी जरूरत है तो पाकिस्तान हमारे साथ, पाकिस्तान का कोई ये नहीं है सिर्फ जम्मू कश्मीर को लेकर के। पाकिस्तान के अंदर ये बढ़ावा कौन देता है? आज बलूचिस्तान में जो हो रहा है उसके बारे में आप सोच लीजिए, पाकिस्तान का किस तरीके से हालात थे, पाकिस्तान की सोच कैसे थी। अब उस सोच में हिंदुस्तान में रहते हुए एक हिंदुस्तान की नागरिक की तरह सोचना आपका फर्ज है। आपका मजहब भी यही कहता है, एक हिंदुस्तान में रह के और हिंदुस्तान की तरह सोचना और हिंदुस्तानी की तरह सोचना, आपकी मजहब भी यही कहता है। आपके खिलाफ मत जाइए, ये कोई उस तरीके का देश नहीं है। मोदी जी का है, मोदी जी है, मोदी जी से चलेगा, ये वैसे ही चलता है। आप इनको ये मत करिए। ये नेता लोग है ना, अपनी पैसा गिनेंगे, रोटी सीखेंगे, आपसे वोट मांगेंगे, उधर निकल जाएंगे, फिर बचेंगे,
बच जाएंगे आप, वो तो चाहते हैं ये। मैं तो वही तो बोल रहा हूँ, फारूक अब्दुल की बात है, पीछे बम्बार्डमेंट होती है, आगे बम्बार्डमेंट होता है, इनके पीछे गोलीबारी होती है, आगे गोलीबारी होती है, ये तो चलते रहते हैं। ये इन्हीं का खेल है। ये खेलों में हम जनता फंसना नहीं चाहिए। मैं अनुरोध करता हूँ महाराष्ट्र की जनता इस बात को बिल्कुल टुकरा देगी। पर एक चीज और है ना कि अगर आप उत्तर प्रदेश की तरफ देखें शास्त्री जी, तो वहां पर जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, अभी आप देखिए किस तरह से वहां पर नकली नोट बनाने वाले पूरे धंधे में एक फैक्ट्री निकली है, सारी मशीनें वहां मिली है नकली नोट बनाने की, नेपाल की करेंसी मिली है, और उसमें समाजवादी पार्टी के नेता इन्वॉल्व है। गिरफ्तारी हो गई है 2 नेताओं की, 10 लोगों की कुल मिलाकर गिरफ्तारी हुई है। तो फिर, और वो जो नाम है वो भी मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों के हैं। मुईद खान वहां पर रेप करता है एक माइनर के साथ, वो भी समाजवादी पार्टी का नेता। तो वहां पर जितनी भी घटनाएं हाल के दिनों में देखने को मिली है, सारे के सारे समाजवादी पार्टी की से जुड़े हुए लोग हैं, और ज्यादातर जमात उन्हीं लोगों की है। नहीं, मैं तो ये तो इलेक्शन कमीशन का रिफॉर्म्स होना बहुत जरूरी है। वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन एंड वन वोट के अंतर्गत जो इलेक्शन कमीशन को ये संगठन करेंगे, इलेक्शन कमीशन की जो 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 कानून है उसमें संशोधन करना चाहिए। और जितने भी या जो भी किसी के खिलाफ शिकायत आता है, जो किसका पार्टी का है, वो पार्टी का एस्टेब्लिशमेंट होता है, तो वो उसका केसेस का वर्णन करके इनको इलेक्शन कमीशन को उसको बर्खास्त करना चाहिए, उस पार्टी को विलंबित कर देना चाहिए, सस्पेंड कर देना चाहिए। ये तो साफ साफ है। बहुत पार्टी ऐसा है हिंदुस्तान में और इस देश में, बहुत पार्टी ऐसा है जो आंध्र प्रदेश में जो मिलावट का बात थी, ये पार्टी का मामला था, ये वाईएसआरसीपी का मामला था, ये पूरी तरह वाईएसआरसीपी के मामले थे। क्योंकि जिसने एक बोर्ड मेंबर को 40 करोड़ से खरीदा गया, 40 करोड़ से खरीदा गया, और अपनी लॉबिंग किया गया, और उसकी तरफ से वो एक आयल को कैसे भी करके, जो 40 साल से घी सप्लाई कर 40-45 साल से कर्नाटका गवर्नमेंट की तरफ से घी सप्लाई था, उसको उन्होंने उनको तोड़ के अपनी 5 कंपनियों को आगे करा, और उसमें 320, वही तो मैं कह रहा हूँ, जो 1 लीटर का 1 केजी का घी जो है 320 रुपए में कहाँ से मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मिल रहा है, वो 400 ग्राम का घी डालते हैं, बाकी 800 ग्राम जो है ये सारे मिलावट पे हो जाता है, इसीलिए वो 100 रुपए में 150 रुपए में हो जाता है काम। तो ये मेरा कहने का मतलब ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो होगा ही होगा, क्योंकि इनकी पार्टियों के ऊपर इलेक्शन कमीशन का कंजा किसना चाहिए, और इनको इलेक्शन कमीशन को रिव्यू करना चाहिए। और इस देश की इट्स हाई टाइम, हमारा डेमोक्रेसी, मेच्योरिटी ऑफ डेमोक्रेसी में ये हेट स्पीच और ये टाइप बात के इस तरीके से वो जगह ना हो, और इलेक्शन कमीशन के ऊपर पूरी तरह रिव्यू होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन के संशोधन, इलेक्शन कमीशन का वोट्स के ऊपर, ये इनका एक्ट के ऊपर इन्होंने संशोधन करना चाहिए, और जितना इसको मजबूत बनाया जाए। और वन नेशन वन इलेक्शन को तो आना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन से इन सारे चीजों की जवाब मिलेगा। बहुत पार्टियां अपनी दरवाजा बंद करके, दुकान बंद करके खत्म करेंगे। ये दुकान इसीलिए खोलते हैं, मेरा बाप बहुत बड़ा नेता है, मेरा दादा बहुत बड़ा नेता है, इनको जनता से ना लेना ना देना, और जनता को अनपढ़ गंवार की तरह रखना, ये सब चलेगा नहीं। जनता को सब कुछ पता है, क्या करना है क्या नहीं करना है। आज मोदी जी ऐलान करते हैं, मैं अपनी इस देश को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने की कोशिश करूंगा। वो तो साफ कहता है मैं अपनी कोशिश करता हूँ। ऐसा कोई नेता नहीं, मैं अपने देश के लिए, अपनी स्टेट को आगे करता हूँ, अपने देश के लिए करूंगा, इससे ज्यादा नहीं। एक तो एक फाड़ दे, ऑर्डिनेंस फाड़ देगा और मुंह पे फेंक देगा, इस तरीके से सोच है। मेरा बाप, मेरे दादा प्राइम मिनिस्टर है, मेरा फादर प्राइम मिनिस्टर है, मेरी दादी माँ प्राइम मिनिस्टर है। सो इस तरीके से नहीं चलने वाला है। और कोई यहाँ पे ऐसा कोई आदमी नहीं है जिस तरीके से सिर को आगे करे पीछे करे, नो, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये सब ये सही है। यूपी सरकार को तो जो जिस तरीके से कदम उठा रहे, वो कदम वैसे ही हर स्टेट को उठाना चाहिए। ये पूरा हिंदू धर्म का एक है, क्योंकि आप ये देखिए एंड में आके हम लोग यहाँ खड़े हो जाते हैं, हिंदू धर्म के ऊपर अटैक, पूरी तरह हिंदू धर्म के ऊपर अटैक होता है। हर चीज वो करते हैं, उसके ऊपर जाके एक टूटे हुए कपड़ा को आग लगा के हमारे सिर पे डाल देते हैं, भाई आप अपने आप सफाई करो। ये इस तरीके से नहीं, हमारा ऊपर ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए। और मैं से ये कह रहा हूँ, जान से भाषणबाजी और शब्दावली मत करिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जाए एएमआईएम को चुनाव से बाहर कर दे। इस तरीके से भाषण हो जाए तो चुनाव आयोग से ये आग्रह करता हूँ
वो भाई इनकी रिकॉर्डिंग देखा जाए, इनकी भाषणबाजी देखा जाए और इनकी मान्यता रद्द किया जाए, या इनको इनको महाराष्ट्र के चुनाव में इनको अलाउ नहीं किया जाए। इस तरीके से भाषण नहीं, बात करिए आप अपनी भाषा, अपनी मुसलमान भाइयों की डेवलपमेंट के लिए बात करें, कुछ अच्छा करें, कोई महाराष्ट्र के बारे में बात करे, कोई भी चीज अपने मन में बात करें। ये किस तरीके से हेट स्पीच करना, हमें लिंचिंग कर देंगे, ये कर देंगे, इस तरीके से भाषा प्रयोग करना, शब्दावली प्रयोग करना हमारा हिंदुस्तान में किसी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये डिसअलाउड, ये नहीं करना चाहिए और इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर पूरी तरह आग्रह रखना चाहिए। बिल्कुल, चुने हुए नुमाइंदे हैं, चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी, उनकी पार्टी के नेताओं को कम से कम इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। और तौकीर रजा तो आप सही कह रहे हैं कि ये वायलेशन ऑफ ये लोकसभा का मेंबर है, लोकसभा का मेंबर है, तो मैं लोकसभा स्पीकर से भी अनुरोध करता हूँ इनकी भाषण को पूरा तरह सुनाया जाए और ये जो जितने भी ये कमेटी, जो लोकसभा का कमेटी है डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी, वो कमेटी को भेजा जाए और इसके ऊपर पूरा जो भी एक्शन कार्रवाई हो सकता है वो एक्शन करवाए और इनको रिप्रिमेंड किया जाए। इस तरीके से भाषण और इस करके पदावली लेने की कोई दोबारा लेने की वो हिम्मत ना करे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि इस तरह चुने हुए नुमाइंदे अगर हेट स्पीच देंगे, भड़काएंगे एक पर्टिकुलर समुदाय को दूसरे के खिलाफ, तो फिर हालात तो खराब होंगे। अगर दूसरा समुदाय भी उठकर सड़कों पर उतर गया तो फिर आप सोचिए क्या होगा, और इसके लिए जिम्मेदार कौन होंगे? यही नेता जो बाद में अपने महलों में जाकर छिपकर बैठ जाएंगे। तो इस पर चुनाव आयोग को, और आप सही कह रहे हैं लोकसभा के स्पीकर को भी ध्यान देने की जरूरत है। आपने सर समय निकाला इस महत्वपूर्ण विषय पर मेरे दर्शकों को तमाम जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम और जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।